लाश के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं मिला था। करीब 15 मिनट ढूंढने के बाद अनिरुद्ध राठौर और मेजर शाहदाब अली थक चुके थे, लेकिन कुछ खास नहीं मिला था। अनिरुद्ध शाहदाब अली के पास आते हुए बोला, सर, बॉडी के आसपास तो कुछ खास नहीं मिला है। एक काम करते हैं, बॉडी को पलट के देखते हैं, चेहरा अपनी तरफ करके देखते हैं, हो सकता है हमें पहचान में आ जाए। शादाब अली ने कहा, बॉडी पलट दो। अनिरुद्ध पेट के बल पड़ी बॉडी को पलटने लगा। बॉडी पलट के देखी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह ढंस गई, क्योंकि बॉडी की पहचान करने के लिए उसके पास उसकी आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं था, बल्कि बॉडी ने अपनी पहचान खुद बता दी थी। अनिरुद्ध राठौर फटी आंखों से कभी बॉडी की तरफ, कभी शाहदाब अली की तरफ देखने लगा। बॉडी का चेहरा देखकर शाहदाब अली भी उतने ही सदमे में था जितना मेजर अनिरुद्ध राठौर था। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी एक दूसरे से बात करने की हालत में नहीं था। दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे ना कि ये लोग सदमे में क्यों चले गए। अब सदमे में जाने की बारी आप सब लोगों की है। जिसका कत्ल हुआ था वह कोई और नहीं, इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया थे। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें गुमराह किया जा रहा है सर, प्लीज आप विश्वास मत कीजिए। एक काम करते हैं, इसका चेहरा चेक करते हैं, हो सकता है कोई सर्जरी के निशान मिले। यह लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं सर, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शादाब अली ने कहा, होप सो, ऐसा ही हो, तुम देखो एक बार चेक करो इसको। अनिरुद्ध ने उसका चेहरा चेक किया, चेहरे की स्किन खींच खींच के देखी, लेकिन ना ही कोई सर्जरी मार्क्स थे और ना ही कोई सर्जरी आर्टिफिशियल स्किन थी। अनिरुद्ध राठौर ने एक तरफ की हल्की सी स्किन छील के देखी, लेकिन वह ओरिजिनल स्किन थी। सब कुछ चेक करने के बाद अनिरुद्ध शाहदाब अली के पास आया और बोला, नहीं शादाब अली सर, यह सच है कि यह तो असली ब्रिगेडियर साहब हैं। शादाब अली ने कहा, पर सबसे बड़ी बात है, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई कि ब्रिगेडियर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? अनिरुद्ध, एक काम करो। शादाब अली कुछ रुक कर बोला, तुम्हारी हेड ब्रांच में कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पूछो कि ब्रिगेडियर साहब हैं कहां। अगर वह सच बता देंगे तो पूछो कि हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, जल्दी। अनिरुद्ध राठौर ने अपना सीक्रेट मोबाइल निकाला और हेड ब्रांच का नंबर डायल किया। नेटवर्क था उस घने जंगल में। काफी वक्त तक रिंग जाती रही, फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैं ब्रांच मेजर अनिरुद्ध राठौर बोल रहा हूं। क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया है? कहां अभी? उधर से आवाज आती है, सर वो हमारे कांटेक्ट में अभी कुछ दिनों तक तो थे, लेकिन अब नहीं है सर। अनिरुद्ध का पारा चढ़ गया। वह चिल्लाते हुए उनसे बोला, तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार? हद होती है किसी बात की। तुमसे 2-3 दिन पहले राजेंद्र सिंघानिया साहब का कांटेक्ट टूट गया और तुमने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया सिगरेट मैसेज पर। तुम लोग क्यों भूल गए कि हम लोग एक मिशन पर हैं? ब्लाडी इडियट्स, चारों तरफ दुश्मन है हमारे, कोई भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। तुम लोगों को पता भी नहीं है और तुम लोग कांटेक्ट टूटने के बाद भी उस ऑफिस में बैठे हो। ढूंढने की कोशिश तक नहीं की राजेंद्र सिंघानिया साहब को। तुम्हारे लापरवाही की वजह से पता क्या हो गया यहां पर। तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब हम बताएंगे कि क्या हो गया है। यहां हमें राजेंद्र सिंघानिया साहब की लाश मिली है। कम से कम कोशिश तो करते उनको ढूंढने की, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता ही ना। और वह कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे, ब्रिगेडियर साहब थे वह। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बड़ी लापरवाही से तुम लोग पेश आए हो इस मिशन में। उधर से आवाज आई, सर, हमने बहुत कोशिश की थी उनको ढूंढने की, पर कांटेक्ट में नहीं आए सर, और इसी चक्कर में हमारे सीआईएफ ऑफिसर्स और एटीएस टीम लापता है सर। यह सुनकर तो अनिरुद्ध राठौर के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खींच ली गई हो। घबरा कर बोला, व्हाट? यार, तुम लोगों को आर्मी की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में रखा किसने? कम से कम कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था तुम लोगों को, कुछ ना कुछ तो हेल्प लेनी चाहिए थी तुम लोगों को। तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ऊपर से हमें भी नहीं इन्फॉर्म किया। तुम लोगों जैसा लापरवाह ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इडियट, फोन काटकर शाहदाब अली से बोला,
खतरा बढ़ गया है सर, ये गैंगस्टर हमारे अंदर तक घुस गए हैं। शादाब अली ने पूछा, क्या हो गया? अनिरुद्ध ने कहा, सर, राजेंद्र सिंघानिया हमारी ब्रांच टीम के पहले कांटेक्ट से हट चुके थे। कांटेक्ट टूट चुका था उनका उनसे। और दूसरा सबसे बड़ा झटका हमारे लिए यह कि हमारी एटीएस ऑफिसर और सीआईएफ ऑफिसर की टीम लापता है। शादाब अली ने घबराकर कहा, माय गॉड। फिर कुछ रुककर बोले, चलो कोई बात नहीं, अभी डांटने से कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, हम लोग ढूंढ सकते हैं उन लोगों को। कोई बात नहीं, खत्म करते हैं सब और इधर उधर ढूंढते हैं। अभी ये पता करते हैं कि ये सब लोग गायब कहां से हुए होंगे। जिस हिसाब से ये टेररिस्ट लोग हमारे अंदर ही अंदर घुसते जा रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। हमारे अंदर घुसना कोई छोटी बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अनिरुद्ध, क्योंकि हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि कौन ऑफिसर्स इस मिशन पर है, या इस मिशन पर है भी या नहीं। जरूर हम में से कोई अंदर वाला इन टेररर्स के साथ मिला हुआ है। तुम चिंता मत करो, सब ढूंढ लेंगे हम लोग, सबको ढूंढ लेंगे हम। फिर बोले, फिलहाल हम रहने का इंतजाम करते हैं। यह कहकर शादाब अली ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। मेजर शादाब अली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई जरूर, पर उनको ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां पर वह अपना अच्छे से गुजारा कर सके और जंगल में सामने से हो रही मूवमेंट्स पर नजर रख सके। अनिरुद्ध ने उनको चारों तरफ नजर दौड़ाते देख कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि यहां खड़े रहने से हमें कुछ मिलेगा। हमें थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाकर देखना चाहिए। शादाब अली ने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। एकदम सही रहने लायक जगह और साफ सुथरी जगह तो हमें घूमकर ही मिलेगी। हम एक काम करते हैं, हम साथ साथ चलते हैं, कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। वह दोनों उस जगह से आगे बढ़ने लगे और साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अचानक अनिरुद्ध राठौर की दूर चल रहे हाईवे पर नजर पड़ी। रात के पूरे पूरे अंधेरे में भी उसने देखा कि एक बड़ी जानी पहचानी कार उस जंगल के कॉर्नर पर रुकी। अनिरुद्ध 2 मिनट के लिए रुक गया। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि जो मिलिट्री मैन होता है उसकी सुनने की शक्ति आम लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। अनिरुद्ध राठौर रुक गया है अपनी जगह पर, यह चीज शाहदाब अली ने नोट कर ली। शादाब अली ने अनिरुद्ध से उसकी तरफ घूमकर पूछा, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने कहा, सर, वह सामने देखिए। शादाब अली ने अपनी सरसरी नजर सामने के हाईवे पर दौड़ाई और अनिरुद्ध से कहा, क्या है उधर? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस एक हाईवे है, उस पर गाड़ी खड़ी हुई है किसी की। अनिरुद्ध बोला, सर, वह गाड़ी ना मुझे जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं देखी है वह गाड़ी। मेजर शादाब अली बोले, कहां देखी है तुमने यह गाड़ी? इससे पहले अनिरुद्ध राठौर कुछ कहता, उस गाड़ी से 2 लड़कियां बाहर निकलीं और जंगल की तरफ बढ़ने लगीं। वह धीरे धीरे कदमों से जंगल के अंदर आती जा रही थीं और वह लड़कियां खाली नहीं थीं, उनके हाथ में बड़े बड़े बैग्स थे। शादाब अली ने कहा, क्या लगता है तुम्हें अनिरुद्ध, कौन होंगी यह लड़कियां? अनिरुद्ध राठौर ने कहा, सर, हैं तो मेरी जानी पहचानी यह लड़कियां, पर यह है कौन, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। वह धीमे धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगी। इत्तेफाक ऐसा था कि वह अनिरुद्ध और शादाब अली की तरफ ही बढ़ रही थी। अनिरुद्ध और शादाब अली दोनों ही असमंजस में पड़े हुए थे। एक लड़की के पास वेपन्स बैग था और दूसरी लड़की के पास एक बड़ा सा बैग। उस भारी से बैग में काफी सारा सामान लग रहा था। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कौन होगी यह लड़कियां जो अनिरुद्ध और शाहदाब अली की तरफ इतना सारा सामान लेकर बढ़ ही जा रही? उधर दिल्ली के कमालपुर गांव में आयशा का और ही हल हो रखा था। अनिरुद्ध राठौर के जाने के बाद तो बीमार ही रहने लग गई थी। जिंदगी में हर तरीके से स्ट्रांग आयशा आज इमोशनली वीक थी। ऑफिस के स्टाफ को हर तरीके से स्ट्रांगली गाइड करने वाली आयशा आज खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। आयशा जिंदगी में कभी किसी के लिए इतना जज्बाती नहीं हुई थी। अगर हुई होगी तो किसी के लिए वह बीमार नहीं हुई थी उसकी याद में। आयशा को बहुत ही ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ था और कमालपुर गांव वाले आयशा से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने पाई पाई जोड़कर उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। हालांकि आयशा इतनी अमीर तो थी ही कि वह अपना इलाज अपने पैसों से करवा सके, पर लोगों की मोहब्बत ही इतनी थी
कि आयशा को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये जो निश्चल प्यार होता है ना दोस्तों, बड़े से बड़े बेरहम इंसान और निर्दय दिल इंसान का भी दिल पसीज देता है। इसी तरह का निश्चल प्यार आयशा के मन में भी पल रहा था अनिरुद्ध के प्रति। आयशा ने सुना था कि प्यार करने वाले लोग दर्द में जीते हैं, चुपचाप जीते हैं। किसी वक्त पर खुद आयशा भी इन जैसे लोगों का मजाक उड़ाया करती थी। किसी को वह ड्रामेबाज आशिक कहती थी, किसी को रोंदू आशिक। लेकिन आज वह क्या है, उसे खुद को पता नहीं चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था तो दुख, अनिरुद्ध के बहुत दूर चले जाने का दुख, और इस बात का डर कि कहीं कोई अनिरुद्ध की बुरी खबर घर ना आ जाए। आज की ही सुबह की बात है, जब थोड़ा सा बुखार उतरा तो आयशा ऑफिस आई थी। आज अपने केबिन में वह बैठी ही थी कि तभी अचानक उसकी रिसेप्शनिस्ट नेहा आई। उसने आयशा से कहा, आयशा मैडम, जिनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, वह टीम आपसे मिलने आई है नीचे। आयशा ने चिढ़कर कहा, तो मैं क्या करूं? अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाकर अनिरुद्ध से मिला दो, वह डील कर लेगा उनसे। नेहा अचानक उन्हें संभालते हुए बोली, आयशा मैडम, आर यू ओके? आप ठीक हैं मैडम? अनिरुद्ध सर, तू कब के चले गए हैं अपने मुंबई शहर? आयशा और गुस्सा होते हुए बोली, तो अनिरुद्ध को मुंबई शहर से वापस बुलाओ और उनसे मिला दो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। नेहा ने आयशा को पहले इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। नेहा ने उसे संभाला, फिर उसे पानी पिलाया, फिर उसे आराम से बिठाकर खुद सामने वाली चेयर पर बैठ गई। नेहा ने बड़े प्यार से आयशा से पूछा, आयशा मैडम, आपकी जूनियर, आपकी रिसेप्शनिस्ट होने से पहले आपकी मैं एक दोस्त हूं। आप ही ने कहा था ना मुझे यह वाक्य, तो क्या आज अपनी दोस्त को बताएंगी नहीं कि आपको क्या दुख है? हर मुसीबत को चैलेंज की तरह लेने वाली आयशा आज कौन से दुख से पीड़ित है? आयशा पहले फुट फुट के रोई। नेहा ने उसे चुप नहीं करवाया। जो अंदर आग की तरह उबल रहा था, उसे बह जाने दिया नेहा ने आयशा की आंखों के जरिए। करीब 15 मिनट तक हिचकियां ले लेकर रोने के बाद आयशा ने कहा, नेहा, मैं अनिरुद्ध से। फिर सिसक सिसक कर रोने लगी आयशा। नेहा ने केबिन का दरवाजा बंद किया और रोती हुई आयशा को अपने गले लगा लिया। फिर धीरे से आयशा के कान में बोली, आपको अनिरुद्ध पसंद है क्या? प्यार करती है ना आप अनिरुद्ध से? आयशा ने हां में सिर हिला दिया। नेहा ने कहा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है मैडम, लेकिन आपको